Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the India और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडियन अथॉरिटीज एंड चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे डिसंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया। स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट्स का जो बेसिक मैंडेट है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो गलवान वैली का जो कन्फ्लिक्ट है, जिससे अर्लियर फेज के अंदर जो जोग्राफिकल पोजीशन हुआ करता था बोथ कंट्रीज का, उसको यहाँ पे रिस्टोर किया जाए, वही आपको बेसिक मैंडेट है वो देखने के लिए मिलता है एलएसी के जो डिसंगेजमेंट के एग्रीमेंट्स हैं उनका। तो स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर डिसंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर में जो कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर पेट्रोलिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा बोथ कंट्रीज के द्वारा, जिससे कि किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे ना हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, यांगसे जो पीक है वहाँ पे भी जो पेट्रोलिंग है उसको अलाउ किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेस है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे मैच द कोलंग के अंदर जो यांगसे का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे पेट्रोलिंग है उसको अलाउ किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है, जो डिसंगेजमेंट का जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो नियर बाई एरियाज हैं, जो प्लेसेज यहाँ पे न्यूज़ के अंदर हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी का एरिया है। दौलत बेग ओल्डी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है देपसांग प्लेन। तो स्टूडेंट्स, दौलत बेग ओल्डी के सदर्न पार्ट के अंदर देपसांग प्लेन्स हैं, उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में आपको हॉट स्प्रिंग का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि गलवान वैली का जो एरिया है वो भी उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही सिचुएटेड है। सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो लेक्स है वहाँ पे हमारे लद्दाख के अंदर में और चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है उनके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन प्लेसेस का ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में, तो आप इनका प्रैक्टिस अपने मैप के अंदर या रफ मैप के अंदर इनका जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर से करना। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए, तो आप देखिए कि इंडियन पीएम सर के द्वारा वहाँ पे यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, ये रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है प्रेजेंट समय के अंदर में, गाजा का एरिया हो या ईरान और आप देखिए कि इजराइल एंड ईरान का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, इजराइल और हजीबुल्ला का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, तो आप देखिए उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी इंडिया जो पीस इस्टेब्लिशमेंट है उसके साइड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अर्लियर फेज के समय से ही, जब से इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया है, उसी समय से आप देखिए डिफरेंट जो पीस के यहाँ पे कमीशंस हैं, जैसे कोरियन वॉर की रिगार्डिंग में जो पीस का कमीशन हो उसको इंडिया के द्वारा हेड किया गया हो, या अदर आप देखिए कि जो कमीशंस हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे पीस को इंडिया के द्वारा हमेशा से ही प्रमोट किया गया है। स्टूडेंट, जर्मनी के जो चांसलर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए, तो आपको यहाँ पे जर्मनी का जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो जर्मनी है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। सपोज कीजिए जर्मनी है वो सिचुएटेड, जर्मनी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो डेनमार्क है वो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है? डेनमार्क है। आप देखिए कि 2 वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ अपना एरिया शेयर किया जाता है जर्मनी के द्वारा। आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जर्मनी के द्वारा बाल्टिक सी के अंदर अपना एरिया शेयर किया जाता है। किस सी के अंदर स्टूडेंट्स? बाल्टिक सी के अंदर अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप देखिए कि जो नॉर्दर्न सी है, जो नॉर्थ सी है, यहाँ पे अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, इस एरिया के अंदर सिचुएटेड है नीदरलैंड। नीदरलैंड के आप देखिए कि यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है वो आपको बेल्जियम देखने के लिए मिलता है। बेल्जियम का और फ्रांस का ये जो पार्ट है, बेल्जियम और फ्रांस का ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको लुक्जमबर्ग नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे फ्रांस है। स्टूडेंट, सदर्न पार्ट के वहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा, स्विट्जरलैंड। आप देखिए कि साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको ऑस्ट्रिया का जो सिचुएशन है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, चेक रिपब्लिक है जिसका कैपिटल क्या है? पराग उसका कैपिटल है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या ईस्टर्न जो पार्ट है जर्मनी का, यहाँ पे आपको
पोलैंड है वो सिचुएटेड है। और जर्मनी के द्वारा आप देखिए कि पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो इनिशियल फेज के अंदर में 1939 में कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया और उसी के बाद में आपको कंटिन्यूस वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इनिशियल फेज है वो देखने के लिए मिलता है। जर्मनी के वहाँ पे आप देखिए कि जो जर्मन्स का जो राइट्स है उनको प्रमोट किए जाने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि हम AFD के नाम से जानते हैं। उसका भी प्रेजेंट समय में जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसका जो प्रेजेंट समय में जो प्रेजेंस है वो आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस जर्मनी के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया। वहाँ का जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जर्मनी के अंदर आप देखिए कि एक फाइनेंशियल कैपिटल जहाँ पे यूरोपियन जो कॉमर्शियल बैंक है उसका भी हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, वो आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट नाम का जो सिटी है, जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो जर्मनी के बारे में बेसिक हमने डिस्कस किया। इंडिया के द्वारा पीस को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जो साइक्लोनिक सिचुएशन हमारे ईस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे डेवलप हुआ है उसी के लैंडफॉल के बारे में कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर मेंशन किया गया था। और कल आप देखिए कि कुछ जो है एग्जाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या जो न्यूज़ है वो काफ़ी कम थे। ऑलरेडी ऐसे न्यूज़ थे जिनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, इस वजह से कल का न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है आज ही के डिस्कशन के अंदर हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो साइक्लोन दाना की रिगार्डिंग में यहाँ पे जो भीतर कनिका है उसको शो किया गया है। स्टूडेंट्स, भीतर कनिका के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आपने भी काफ़ी बार इसको रीड किया होगा। भीतर जो कनिका है, इसके अलावा उड़ीसा का चंद्रभागा बीच भी आपने रीड किया होगा, जो भी दाना साइक्लोन की वजह से वहाँ पे रेस्क्यू प्रोसेस की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। कतर के द्वारा ये नेमिंग दिया गया है, दाना का जो नेमिंग है वो कतर के द्वारा दिया गया है। टोटल 13 कंट्रीज हैं। आप देखिए कि अरेबियन जो सी का एरिया है, इसके अलावा जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का एरिया है, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं उसमें टोटल 13 है जिनके द्वारा साइक्लोन का जो नेमिंग है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, भीतरकनिका आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया। भीतरकनिका एक नेशनल पार्क भी है। भीतरकनिका आपको एक नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलता है। एक रामसर साइट भी है भीतरकनिका, जो उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है। केंद्रपाड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है भीतरकनिका। मैंग्रोव्स का साइट है। आप देखिए कि मैंग्रोव्स का प्रेजेंस है। रिवर वहाँ पे जो ब्रह्माणी और बैतराणी नाम का जो नदी है वो फ्लो किया करती हैं। और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो प्रेजेंस होने की वजह से, सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उनका प्रेजेंस होने की वजह से भी आपको भीतरकनिका है, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे उड़ीसा का जो 6 रामसर साइट है, उड़ीसा के वहाँ पे टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। तो आप देखिए उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो भीतरकनिका है जिसको हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अंसुपा लेक देखने के लिए मिलेगा। अंसुपा जो लेक है, चिलिका लेक है, वो तो काफ़ी ओल्ड है स्टूडेंट्स। चिलिका लेक है क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर हुई है चिलिका लेक, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर से बताना। तंपारा लेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तंपारा लेक यहाँ पे सिचुएटेड है। सतकोशिया जो कि आप देखिए कि प्रोटेक्टेड एरिया की वजह से भी न्यूज़ के अंदर है, तो सतकोशिया वहाँ पे सिचुएटेड है। सतकोशिया भी आप देखिए कि रामसर साइट है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, उड़ीसा का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो अदर हमारे जो स्टेट्स हैं जिनके साथ एरिया शेयर करता है, वहाँ पे सिचुएटेड है हीराकुंड। तो हीराकुंड है, सतकोशिया है, अंसुपा है, चिलिका लेक है, तंपारा लेक है और भीतरकनिका है। ये टोटल 6 ये वहाँ पे रामसर साइट सिचुएटेड हैं उड़ीसा के वहाँ पे। स्टूडेंट, दिल्ली के जो एलजी हैं उनके द्वारा बेसिकली तो रिज के एरिया के अंदर जो पेड़ काटे गए थे, जो ट्री काटे गए थे दिल्ली रिज के एरिया के अंदर में, उनके रिगार्डिंग में अपना जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया। कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जवाब मांगा गया था कि क्या यहाँ पे विदाउट कोर्ट का परमिशन के बेसिस पे किस तरीके से जो ट्री का जो कटिंग है उसको अलाउ किया गया रिज के एरिया के अंदर में। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल आप देखिए कि काफ़ी अधिक है, एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है और इस तरीके से दिल्ली के लंग्स के रूप से वर्क करती है दिल्ली रिज का जो एरिया है, जो कि आपको अरावली का जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलता है।
आप देखिए कि अरावली हमारे कंट्री का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से फ्लो किया करती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है अबाउ द लैंड के अबाउ के अंदर में एज ए माउंटेन्स के रूप से। अंडरग्राउंड माउंटेन्स का जो एक्सटेंशन है वो आपको हरिद्वार तक देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि गुजरात से रायसीना हिल्स तक इसका एक्सटेंशन है। दिल्ली रिज भी इसी का पार्ट है जो कि दिल्ली के लंग्स के रूप से वर्क किया करता है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि जो फॉरेस्ट कवर है हमारे जो मेगा सिटीज है उसके अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको जो फॉरेस्ट कवर है वो दिल्ली के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। बट उसके बाद में भी आप देखिए कि रिज के जो ट्री हैं उनको नहीं कट किया जाना चाहिए। ये दिल्ली रिज के बारे में है। दिल्ली रिज के अंदर ही आप देखिए कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। दिल्ली का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे स्टूडेंट्स एक PIL है, एक आप देखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसको फाइल किया गया था हाई कोर्ट के अंदर में कि दिल्ली के अंदर जो मंकी हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर उनके द्वारा अटैक किया गया। तो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के द्वारा जो मंकीज हैं उनके शिफ्टिंग के रिगार्डिंग में जजमेंट दिया गया कि जो दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे मंकीज हैं उनको असोला भट्टी जो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली के अंदर में, तो वहाँ पे इनको जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाए, जो मंकीज है उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और आप देखिए कि जो डेट स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ जजमेंट के अंदर नहीं बताया गया। असोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रिज के एरिया के अंदर ही ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सरिस्का का जो एरिया है वहाँ से लियोपार्ड का जो एक कॉरिडोर है उसको भी डेवलप किया गया था। लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कि सरिस्का जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ से अरावली का भी बाईपास है। आप देखिए कि ये पार्ट इस तरीके से है और अगर हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो ऐसे ही ये निकलती हैं। तो अलवर का ये जो पार्ट है, हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है, मेवात का जो एरिया है, नूहू, मेवात, इन सब से अपना एरिया शेयर करता है और वहाँ से आपको दिल्ली के अंदर के रिगार्डिंग में इसका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। तो सरिस्का आप देखिए कि अलवर के अंदर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे लियोपार्ड का एक नॉर्दर्न आपको कॉरिडोर है, लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाया द मेवात या नूहू के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स असोला भट्टी एंड लियोपार्ड के कॉरिडोर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। स्ट्रीट डॉग्स की रिगार्डिंग में जजमेंट नहीं दिया गया है। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जो एनिमल्स हैं उनका जो बर्थ है उसको कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल गवर्नेंस, जो थर्ड टायर के थ्रू अर्बन लोकल गवर्नेंस जिनको सेटअप किया गया उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। आप देखिए कि एक सुसाइड का जो केस है वो सामने आया था आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे NHRC के द्वारा आंध्रा का जो गवर्नमेंट है उससे जवाब मांगा गया है, उनको नोटिस दिया गया है कि क्यों यहाँ पे चिल्ड्रन का जो डेथ है या सुसाइड का जो केस है वो सामने आया। अब स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, जैसे कि आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया ऐसे ही एक होमवर्क आपके लिए यहाँ पे है। होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है क्या उनके द्वारा क्या 10 ईयर बिफोर भी कोई सपोज कीजिए कोई क्राइम कमिट हुआ हो, 10 साल पहले कोई जो न्यूज़ है उस न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ हो 10 ईयर बिफोर, क्या उसके रिगार्डिंग में भी उसका कोग्निजेंस है उसको यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है क्या NHRC के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसका भी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए कि NHRC के द्वारा कितने साल पहले, कितने दिन पहले का जो न्यूज़ है जो या न्यूज़पेपर के अंदर है तो उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन है, उससे जवाब मांगा जा सकता है ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। ह्यूमन राइट कमीशन को आप देखिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हमारे जो फॉर्मर CGI हैं उनके द्वारा हेड किया जाता था। 2019 के अंदर रूल्स को चेंज किया गया, किसी भी जज जो यहाँ पे रिटायर है उसके द्वारा भी हेड किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वो जज होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिंबल है उसके पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर दो यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो डिवाइड हुए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सेक्शन है उसको कुछ सिंबल है, उसको ओरिजिनल जो सिंबल है उस पॉलिटिकल पार्टी का उसको यूज करने के रिगार्डिंग में अलाउ किया गया, बट उनके द्वारा आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर जो लीडर्स हैं
उनका यहाँ पे फ़ोटो है, उसका इमेज है, उसको ना यूज़ किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोकसभा के समय में जो जजमेंट दिया गया था, उसी का जो एक्सटेंशन महाराष्ट्र के वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस है, तो उसके रिगार्डिंग में वो जजमेंट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो कंटिन्यूस जो टेरर अटैक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज के रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स है कि उनको यहाँ पे एनालाइज करने का ज़रूरत है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। इंडिया के द्वारा हमेशा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिन कंट्रीज़ के द्वारा सेंड किया जाता है उसको कंडेम किया गया है। यूएन का भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी इंडिया के द्वारा टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से वॉइस को 90s के एरा के समय ही आप देखिए कि इंडिया के द्वारा रेज किया गया था, जब वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा टेररिज्म है उसको गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म के रूप से यहाँ पे क्लासीफाई या डिफाइन है वो किया जाता था। तो इंडिया के द्वारा कहा गया था कि टेररिज्म इज टेररिज्म, कोई भी गुड या बैड फेज है वो नहीं हुआ करता है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर में किस तरीके से जो मिस्टेक्स हैं वो हुआ करती हैं, नेम के अंदर एरर हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट नेम है, अदर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट नेम है। तो उसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट सब्सिडी जिन पर्सनस को मिला करता है उनका झारखंड के पर्सपेक्टिव से एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि केवाईसी के जो डिटेल्स हैं या उनके द्वारा किस तरीके से अपना जो केवाईसी है उसको नहीं करवाया गया, डॉक्यूमेंट्स का नॉन उनकी कंपाइल है नहीं किया गया, तो उसकी वजह से आप देखिए कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, उनको जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे नहीं रिसीव हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का आप देखिए कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एरर है वो आपको रूरल एरिया के रिगार्डिंग में या ऐसे जो पर्सन जहाँ पे एजुकेशन नहीं है प्रॉपर वे के अंदर में, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नेम स्पेलिंग इस तरीके का जो एरर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए ये पॉइंट है बेसिकली, जब भी आप गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के बारे में डिस्कस करते हो तो आप देखिए कि इस तरीके का एरर का जो रिमूवल है उसके रिगार्डिंग में भी ग्रेवेंस जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया जाए गवर्नमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस किया गया है ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसी के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि रसिया के वहाँ पे 2022 के समय रसिया के द्वारा 2022 के समय यूक्रेन के वहाँ पे अटैक किया गया, रसिया के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे अटैक किया गया। उसके बाद में रसिया के ऊपर आप देखिए कि वेस्टर्न जो पावर कंट्रीज हैं उनके द्वारा सैंक्शंस हैं वो लगाए गए थे। बट अभी रसिया के द्वारा जो 16th ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, सभी कंट्रीज़ के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया रसिया के कजान के अंदर में। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर 9 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे अटेंड किया गया है। सऊदी अरेबिया के द्वारा भी आप देखिए कि इसको अटेंड किया गया, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट 30 जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो रसिया का ब्रिक्स का आउटरीच कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पे अटेंड किया गया। तो आप देखिए कि 30 के आसपास आपको जो ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथन है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा जो वेस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा किस तरीके से जो सैंक्शंस है वो लगा दिए जाते हैं। तो उन सैंक्शंस को यहाँ पे लिमिट करने के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम उसको डेवलप करने के बारे में कहा गया। यहाँ पे इंश्योर जो कंपनी है, इंश्योरेंस का जो कंपनी है, ब्रिक्स का जो ग्रोथ है उसको कैसे कैरी आउट किया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में। पर आप देखिए कि उस ब्रिक्स का ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको यहाँ पे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा हमेशा ही पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया है। इंडिया वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के भी जो ग्रुप्स हैं जिसमें क्वेड है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसका भी पार्ट है। आप देखिए कि ब्रिक्स के साथ में भी इंडिया के ने हमेशा जो पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस किया है। और डायलॉग एंड डिस्कशन या डायलॉग आप देखिए डिप्लोमेसी ऐसे एक इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिसको कि इंडिया को यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। और आप देखिए कि इंडिया का किसी भी ब्लॉक के रिगार्डिंग में जो आपको इन्फ्लुएंस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का जो पर्पज़ है वो बेसिक यही है कि हमारा जो यहाँ पे डिमांड्स है वो फुलफिल हो। ब्रिक्स को इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया था। आप देखिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था उसी समय से। तो ये ब्रिक्स के बारे में है, इंडिया का जो रोल है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का जो रोल है या बोथ ब्लॉक्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर कैरी करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन का जो मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो कॉन्फ्रेंस है उसका जो COP29 है, उसका मीटिंग कहाँ पे होगा? बाकू के वहाँ पे, अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। आप देखिए कि अजरबैजान ईरान के साथ में एरिया शेयर करता है और कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट एशिया के अंदर में। कैस्पियन सी के साथ भी अपना एरिया शेयर किया जाता है अजरबैजान के द्वारा। तो अजरबैजान का लोकेशन एक बार आप जरूर से देखना। अजरबैजान और आर्मेनिया का भी कन्फ्लिक्ट नागोर्नो कारोबाग की वजह से न्यूज़ के अंदर हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, UNFCCC का COP29 का मीटिंग बाकू के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। स्टूडेंट्स, इस बाकू का जो मीटिंग है उसके अंदर में आप देखिए कि जो कार्बन मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाएगा। इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा ऑलरेडी आप देखिए कि जो कार्बन मार्केट है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको किस तरीके से कैरी आउट किया जाए। क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली यहाँ पे मेन डिस्कशन का जो टॉपिक है वो रहेगा कि कैसे इंडस्ट्रीज है उनको कार्बन मार्केट है उसका बेटर वे में यूटिलाइज करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें कार्बन के ही पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जब COP21 का मीटिंग हुआ था, COP21 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? आप देखिए कि पेरिस के वहाँ पे COP21 का मीटिंग हुआ। तो पेरिस का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसी का आप देखिए कि आर्टिकल 6 है, उसके अंदर कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 6 के अंदर में कार्बन का जो ट्रेडिंग है, आर्टिकल 6 के अंदर में कार्बन का जो ट्रेडिंग है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया था। स्टूडेंट्स, कार्बन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कैसे यहाँ पे किसी भी कंपनी है उसके द्वारा अपने जो कार्बन के क्लाइमेट के जो एक्शंस हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है, उनके द्वारा कार्बन एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने का जो प्रोसेस है वो आपको कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है कि आपने कार्बन को रिमूव किया, ग्रीन हाउस गैस को यूज किया, कम यहाँ पे कार्बन का एमिशन किया है, तो आपको एक जो बेसिकली कुछ कार्बन का जो आप देखिए कि क्रेडिट है वो मिलेगा। उस कार्बन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। कार्बन क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ग्रीन हाउस गैस का जो रिमूवल है, ग्रीन हाउस गैस का जो रिडक्शन है उसकी वजह से ये कार्बन क्रेडिट है वो जनरेट होता है। और आप देखिए कि उस कार्बन क्रेडिट है उसको बेटर वे में फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए कार्बन स्टॉक मार्केट के अंदर उसका यूज किया जा सकता है। तो जो पेरिस का जो क्लाइमेट फ्रेमवर्क है उसके अंदर में सभी तरीके का जो गाइडेंस यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग मार्केट के थ्रू उसके बारे में बताया गया है। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, कार्बन रिडक्शन का जो एक्टिविटी है उसके बारे में भी डिस्कशन है। तो उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि 2030 तक इंडिया का भी जो इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है उनका भी डिमांड है। इंडिया के द्वारा भी कमिट किया गया था कि हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है उसको नॉन फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे जनरेट किया जाएगा। आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा भी कार्बन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, तो इंडिया के द्वारा इसको बेटर वे में यूटिलाइज करने का ज़रूरत है जिससे कि कार्बन जो ट्रेडिंग का जो मार्केट है उसको यूटिलाइज किया जा सके और फाइनेंस का जनरेट हो सके जिसको कि हम बेटर टेक्नोलॉजीज के अडोप्शन के रिगार्डिंग में यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, आया राम गया राम का पॉलिटिक्स हुआ करता था हमारी कंट्री के अंदर में। आया राम गया राम क्या है? बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे गयालाल, एक पर्सन हुआ करते थे गयालाल। गयालाल कहाँ से बिलोंग किया करते थे? हरियाणा के अंदर होडल नाम की जो जगह है वहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था। प्रेजेंट समय में जो होडल है पलवल का एरिया है जो हरियाणा का ब्रज के साथ में एरिया शेयर होता है। आप देखिए कि ब्रज का जो एरिया है, ब्रज बेसिकली जो मथुरा का एरिया है, गोवर्धन का एरिया है, उसको ब्रज के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो पलवल का एरिया है जहाँ से पॉलिटिशियन है उन पॉलिटिशियन के द्वारा एक दिन के अंदर 2-3 पार्टीज हैं उनको चेंज किया गया था। उस समय जो वहाँ के हरियाणा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे राव बीरेंद्र, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि राम आ गया राम चला गया, इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। वहाँ से इस वर्ड का ओरिजिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, आया राम एंड गया राम। हमारा आप देखिए कि 60s के एरा के समय में गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी है उसको ये अंडरमाइन करता था आया राम गया राम पॉलिटिक्स से। डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस का जो वैल्यू है उसको भी अंडरमाइन किया करता था। तो उसी के रिगार्डिंग में 1985 के समय में जो नंबर ऑफ डिफेक्शंस है उनको देखते हुए, इंस्टीट्यूशंस के अंडरमाइन का जो मैंडेट को देखते हुए, जो पब्लिक के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है उसको अंडरमाइन किया जाता था आया राम गया राम पॉलिटिक्स के द्वारा।
तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो 10th शेड्यूल है उसके थ्रू आप देखिए कि 1985 के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लाया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ का बेसिक मैंडेट यही था कि किसी पर्सन के द्वारा वॉलेंट्री अगर यहाँ पे जो मेंबरशिप है उसको दे दिया जाए, वॉलेंट्री गिव अप कर दिया जाए, या आप देखिए कि विप का डिसओबे किया जाए तो उनको यहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि एंटी पार्टी एक्टिविटी की वजह से उनको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2/3 का जो मर्जर है उसको भी यहाँ पे लाया गया कि 2/3 अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पर्सन से अदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐड होते हैं तो उसको आप देखिए कि अलाउ है वो किया गया है। बट समय के साथ में इसमें आप देखिए कि चेंजेस का यहाँ पे ज़रूरत है। एक तो बेसिकली आप देखिए कि कोई भी एंटी डिफेक्शन का जो पेटिशन है उसका एक टाइम फ्रेमवर्क है उसको डिसाइड किया जाए, एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंदर ही स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन है वो यहाँ पे लिया जाए। स्टूडेंट, जो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का जो विप हुआ करता है, जो विप यहाँ पे डिसओबे किया गया किसी पर्सन के द्वारा, तो विप को आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो विप का जो यहाँ पे जो गाइडेंस है उनको पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाए, जिससे कि पब्लिक को भी ट्रांसपेरेंसी पता हो कब उनके द्वारा विप है उसको इश्यू किया गया था। स्टूडेंट, 2020 के समय मणिपुर के रिगार्डिंग में केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का यहाँ पे ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट जो ट्राइब्यूनल है उसका यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है उनको टाइमली वे में स्क्रूटनाइज किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग में बट आप देखिए कि स्पीकर का जो पोजीशन है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन को भी प्रपोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी को यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। हमारे जो लाइव स्टॉक्स हैं उनके सेंसस को 21st जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री के द्वारा आप देखिए कि इस लाइव स्टॉक का जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाएगा। गुजरात के वहाँ पे एक आप देखिए कम्युनिटी है उसका लैंड हुआ करता था जिसको दिया गया किसी प्राइवेट पर्सन को, उसको बेसिकली बार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती हैं उनके प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको लॉन्च किया गया। अब उसको बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 2003 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट है और हमारा जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, उसी के अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट को यहाँ पे प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स पाली लैंग्वेज के बारे में है, आप देखिए कि इंटरनेशनल जो काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन ICCR जो हमारा डिप्लोमेसी के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना आज़ाद, उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। मौलाना आज़ाद का आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। 11 नवंबर का जो डे है उनका हम उनके सेलिब्रेशन के अंदर एज एजुकेशन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखिए कि ICCR के द्वारा एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा पाली का जो लैंग्वेज है कि जो बुद्धिज्म का धम्मा है उसके प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि पाली के द्वारा किस तरीके से धम्मा को प्रिजर्व किया गया है उसको यहाँ पे प्रेज किया गया। काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके द्वारा इस मीटिंग है उसको अटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ट्रेकोमा एंड डेट नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी है उसके बारे में भी कल के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था। उसको आप देखिए कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, इस वजह से उसको इंक्लूड नहीं किया गया। जॉर्डन जो कि इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है, इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जॉर्डन सिचुएटेड है, उनके द्वारा कहा गया इजराइल के द्वारा इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस है उसको ना कैरी आउट किया जाए, इनके बारे में मेंशन किया गया है। फिलीपाइंस के वहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रॉम देखने के लिए मिला है। फिलीपाइंस का कैपिटल कौन सा है? मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक वहाँ पे सिचुएटेड है। और काफ़ी बार आपने रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में डिस्कस किया होगा, वो फिलीपाइंस के द्वारा ही दिया जाता है। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉम देखने के लिए मिला। काफ़ी बार साइक्लोन की वजह से फिलीपाइंस से वो जाना जाता है, काफ़ी सारे साइक्लोन वो रिसीव करता है। बाइडेन के बारे में है जो US के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा जो ओरिजिनल अमेरिकन है उनकी रिगार्डिंग में कुछ मेंशन किया गया है। और ईरान के वहाँ से आप देखिए कि जो लास्ट ईयर ईरान के वहाँ पे जिनको नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया था,
क्या नेम है स्टूडेंट्स इन पर्सन का? नरगिस मोहम्मदी हैं। 2003 के अंदर अर्लियर फेज के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था ईरान से एक वुमेन को, और आप देखिए कि 2023 के समय नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। तो उनको जो प्रिजन के अंदर बंद हैं प्रेजेंट समय में, उसको 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड किया गया है ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि उनके द्वारा डिसोबे किया गया गवर्नमेंट के जो यहाँ पे डायरेक्शन है। आप देखिए कि ईरान के वहाँ पे एक मूवमेंट भी देखने के लिए मिला था वुमेन्स के राइट्स के रिगार्डिंग में। और इस साल जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है? आप देखिए कि हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में एक पर्सन है जिनको कि निहोन हिदानक्यो के नाम से जाना करते हैं, निहोन हिदानक्यो के नाम से उनको जाना करते हैं। उनको जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है। इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में, आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। और यूएन के जो चीफ है उनका जो वेलकम है उसको रिजेक्ट किया गया है। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा तो यूएन के जो चीफ हैं सेक्रेटरी जनरल हैं उनको बेसिकली बैन ही किया गया था। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन थे कल के अंदर और आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर, तो उसको हमने डिस्कस किया। आप भी इनको रीड एंड रिवाइज कीजिए जिससे कि, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से आंसर करना जो भी आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।